हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम ये पढ़ेंगे कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो हमें क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक रिकलेक्ट करें, एक रिमेंबर करें कि हमने जब पढ़ा था पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे पोलराइज होता है, लेकिन अगर कोई पोलर डाइइलेक्ट्रिक है जिसके अंदर इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट एटॉमिक लेवल पे पहले से एग्जिस्ट कर रहा है या मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो जब उसको हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते थे तो हमने क्या देखा था कि जो इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूलर या एटॉमिक डाइपोल्स थे वो रोटेट करके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अलाइन कर जाते थे, है ना। आपने उस टॉपिक को वीडियो को देखा होगा तो आप समझेंगे कि किस तरीके से इंडिविजुअल डाइपोल्स रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो गए थे। ठीक है, तो यानी आपने क्या देखा था, वहां पे वो रोटेट क्यों किए, क्योंकि उस पर टॉर्क लगा। तो बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें ये पढ़ना है कि अगर किसी डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर टॉर्क लगने की क्या कंडीशन है और टॉर्क लगेगा तो कितना लगेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं कि सबसे पहले हमने कंसीडर किया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो ब्लू कलर की डॉटेड लाइंस है आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म इक्वली स्पेस्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, ये तरीका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का कि बिल्कुल भी इक्वली स्पेस्ड एरोज को हमने पैरेलल में अरेंज किया। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर। अब इसमें एक डाइपोल है हमारा AB इज अ डाइपोल consist of charges minus q and plus q is placed in this two-dimensional electric field. Clear? And 2a is the length of this dipole. Now, if we consider the orientation of dipole, it means basically we are discussing about the orientation of its dipole moment. हम ये कहें कि डाइपोल को हमने ऐसे प्लेस किया है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाए। हम ये कह रहे हैं कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इसमें हमारे कहने का ये मीनिंग है कि जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है, जो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है P, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल, बिकॉज वेक्टर तो ये क्वांटिटी है ना, P और E वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनके बीच के हम एंगल देखें क्योंकि इनके डायरेक्शन होते हैं। अब डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू आइदर चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल, तो P इज इक्वल टू Q इनटू 2a। ये पहले से डेफिनेशन आपको क्लियर है। अब देखें, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होता है और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। ये बात आपको पहले से क्लियर है। क्लियर। तो यहां पे देखेंगे कि फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू QE, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, E इज इक्वल टू F बाई Q, तो F इज इक्वल टू QE। क्लियर है। तो F इज इक्वल टू QE along E। यहां पे पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगा QE वो किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के along है। नेगेटिव चार्ज पे भी उतना ही फोर्स लगेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहां पे है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहां पे है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वल चार्ज पे इक्वल फोर्स लगेगा। डायरेक्शन डिपेंड करता है उसके साइन पे, तो माइनस Q चार्ज पे जो फोर्स लगा वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देख सकते हैं, प्लस Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग एंड माइनस Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम जरा बात करें कि डाइपोल पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है, कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल, इज इट क्लियर दैट फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड फोर्स एक्टिंग ऑन नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन अपोजिट, मैग्नीट्यूड आर इक्वल इन डायरेक्शन इज अपोजिट, सो नेट फोर्स इज 0 QE प्लस माइनस Q अपोजिट डायरेक्शन। ये क्या है, नेट फोर्स तो 0 हो गया, लेकिन नेट फोर्स 0 होने के अलावा एक बात और ध्यान देना चाहिए कि ये फोर्सेज इक्वल इन अपोजिट है। सिंस दिस फोर्सेज आर इक्वल इन अपोजिट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट। क्लियर, दे आर एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट। इन दिस सिचुएशन these forces are able to produce a couple, and under the action of these forces the dipole will experience a torque। डाइपोल एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आएगा जब तक वो बिल्कुल स्टेबल ना हो जाए। ठीक है,
तो अब हम देखेंगे कि जो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, नाउ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल, इसको टाउ से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेज। इज इट क्लियर? परपेंडिकुलर सेपरेशन यानी दोनों फोर्सेज की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका हमें परपेंडिकुलर सेपरेशन लेना है, यानी ये इसका परपेंडिकुलर सेपरेशन आप देख सकते हैं। ये जो B और N है ना, BN इज द परपेंडिकुलर सेपरेशन दोनों फोर्सेस के बीच का। डायग्राम से क्लियर है? सो आप लिखते हैं टाउ इज इक्वल टू आइदर फोर्स क्या है भाई, QE इंटू BN। अब BN की बात करें इस ट्रायंगल से देखें तो यहां पे देखिए ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्लियर? तो साइन थीटा इज इक्वल टू BN परपेंडिकुलर BN अपन हाइपोटेन्यूस AB, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू BN अपॉन 2A। सो BN इज इक्वल टू 2A साइन थीटा। क्लियर है यहां पे? तो BN की ये वैल्यू अगर हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास है टाउ इज इक्वल टू QE इंटू 2A साइन थीटा। यहां तक समझ आया कि BN की वैल्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस टू फोर्सेस एंड Q इज द आइदर चार्ज। अब देखिए 2A और Q को एक साथ लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, एंड टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। यहां पे लिख देंगे बिकॉज P इज इक्वल टू 2AQ। तो अब क्या देगा, PE और साइन थीटा। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, P is a vector quantity, E is also a vector quantity। तो इसको हम लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। क्लियर? यानी टॉर्क जो डाइपोल एक्सपीरियंस करेगा वो उसका जो डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड तो P sin थीटा हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज P sin थीटा, लेकिन जो डायरेक्शन होगा वो P और E दोनों से परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ प्लेन ऑफ P and E and it can be simply obtained by Maxwell corkscrew rule। Is it clear? Now अब इस जो डाइपोल पे का हमने टॉर्क का एक्सप्रेशन पढ़ा, उस पे के बहुत सारे अलग अलग केसेस और कंडीशंस हो सकते हैं, उनका हम जरा वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब जैसा कि आपने देखा था कि टॉर्क की टेंडेंसी क्या थी, जब डाइपोल पे टॉर्क एक्ट कर रहा था तो टॉर्क की टेंडेंसी क्या थी कि डाइपोल को रोटेट करके डाइपोल का जो ओरिएंटेशन है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कर लेने की टेंडेंसी थी। क्लियर? डाइपोल को रोटेट करा के अपने डायरेक्शन में उसको अलाइन करने की टेंडेंसी थी, यानी कुछ इस तरीके से कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल जो डाइपोल मोमेंट है उसका ओरिएंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो जाए, यानी टॉर्क डाइपोल को इस ओरिएंटेशन में लाने की कोशिश करता रहता है, टेंडेंसी उसकी ये रहती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम देखें जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होता है तो इन दिस केस जो थीटा है किसके बीच में, P और E के बीच में, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल हो गया, बिल्कुल अलाइन हो गया। सो जो टॉर्क की वैल्यू है, टॉर्क इज इक्वल टू P sin 0 डिग्री, sin 0 की वैल्यू 0 होती है तो टॉर्क कितना हो गया, 0 हो गया। सो इस कॉन्फ़िगरेशन में व्हेन द डाइपोल इज अलाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दिस केस द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज 0। ये कैसा कंडीशन कहलाएगा, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का कंडीशन। इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? स्टेबल इसलिए कि फाइनली टॉर्क जो एक्ट कर रहा है यहां पे आगे 0 होता है और डाइपोल फर्दर कोई ओरिएंटेशन यहां से अचीव नहीं करेगा अपने आप से, ठीक है, बिल्कुल स्टेबल हो गया। लेकिन एक केस और है, इन अनदर केस ध्यान देना है,
व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान से देखिए, डाइपोल का जो ओरिएंटेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। कुछ यहां पे दिख रहा है आपको, यहां पे माइनस क्यू है, यहां पे माइनस क्यू, बिल्कुल डाइपोल उल्टा है, अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड के ओरिएंटेशन से, एंटी पैरेलल है पी। तो इस सिचुएशन में क्या देख रहे हैं कि अभी भी QE और QE जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पे जो फोर्सेज एग्जिस्ट कर रही हैं, दे आर स्टिल इक्वल एंड अपोजिट। नेट फोर्स भी जीरो है। और अगर हम टॉर्क की बात करें, टॉर्क इज इक्वल टू P sin 180 डिग्री, sin 180 भी जीरो होता है, तो स्टिल टॉर्क क्या हुआ, जीरो हुआ। तो अब यहां पे देखेंगे कि यहां पे भी टॉर्क जीरो है, इस कंडीशन में भी टॉर्क जीरो है, नेट फोर्स जीरो है। लेकिन अगर डाइपोल पे थोड़ा भी कोई डिस्टरबेंस अगर प्रोड्यूस हो, तो कुछ इस तरीके का कंडीशन अगर हो जाए, तो तुरंत फोर्सेज ये लगने लगेंगी, ये पॉजिटिव फोर्स और नेगेटिव फोर्स, और ये डाइपोल रोटेट करके अगेन अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेगा, है ना, रोटेट करके यानी कि इस इक्विलिब्रियम में डाइपोल बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है। क्लियर? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब है, जब P पैरेलल टू E, और अनस्टेबल P नॉट पैरेलल या नॉट पैरेलल टू E, या एंटी पैरेलल, नॉट पैरेलल के बजाय हम कहें कि एंटी पैरेलल। ठीक है, इक्विलिब्रियम दोनों है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा यही अब ये कहें कि डाइपोल अगर परपेंडिकुलर रखा हो, बिल्कुल इस तरीके से परपेंडिकुलर, तो ऐसे सिचुएशन में थीटा की वैल्यू क्या होगी, इफ P इज परपेंडिकुलर टू E, P और E आपस में परपेंडिकुलर है, देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 90 डिग्री। सो टाउ इज इक्वल टू P साइन 90 डिग्री, क्या होगा, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो टाउ इज इक्वल टू P, ये क्या हो गया, मैक्सिमम। तो आपसे ये पूछे कि मैक्सिमम टॉर्क कब एक्सपीरियंस करेगा, तो when the orientation of dipole is perpendicular to electric field, most stable equilibrium when orientation of dipole is along the electric field, most unstable equilibrium when the dipole is up, the orientation of dipole is opposite to the direction of electric field। ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई। अगर आपसे ये कहता है कि डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसके साथ क्या कंडीशन है, तो अब उसको देखते हैं हम। अब देखते हैं कि डाइपोल अगर किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म है, अगर डाइपोल किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल प्लेस कर दिया गया, डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, P इज अलोंग, ध्यान रखेंगे पैरेलल प्लेस किया, ठीक है, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने पैरेलल उसको प्लेस किया, और कंडीशन क्या है कि फील्ड इज इंक्रीजिंग अलोंग P के अलोंग फील्ड बढ़ रहा है, यानी यहां फील्ड कम है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होती जाएगी, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फील्ड ज्यादा होगा, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कम लगेगा। तो ये फोर्स के लिए हम बड़ा वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा और यहाँ पे फोर्स कम होगा। क्यों? क्योंकि इधर फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो इस चार्ज पे फोर्स ज्यादा लगेगा। तो नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा इस डाइपोल पे? अब नेट फोर्स एग्जिस्ट करेगा, नेट फोर्स किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई, या हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स इज एक्टिंग अलोंग ई, और पी भी कह सकते हैं कि पी के अलोंग नेट फोर्स उस पे लगेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ फील्ड इज डिक्रीजिंग, फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी यहां ज्यादा है, जैसे जैसे हम राइट वर्ड बढ़ रहे हैं फील्ड की वैल्यू कम होती जा रही है ना, तब ये फोर्स कम होगा एज कंपेयर टू दिस वन। नेगेटिव चार्ज पे अब यहां फोर्स ज्यादा लग रहा है और पॉजिटिव पे कम लग रहा है, तो नेट फोर्स किधर एग्जिस्ट करेगा? पी के अपोजिट में। नेट फोर्स पी या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा। तो फील्ड इज इंक्रीजिंग अलोंग पी, देन नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज अपोजिट टू ई। क्लियर?